बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 30 जून है। आप सबके इल्म में है कि इस वक्त स्पेन के शहर मैड्रिड में नेटो सरबराह इजलास जारी है। आज इस बड़ी आलमी बैठक का तीसरा और आखिरी दिन है। अब से चंद घंटे के बाद इसका एलामिया भी सामने आ जाएगा, उस पर रूस का रद्द अमल भी। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उस खौफनाक डेवलपमेंट की जो इस वक्त मैड्रिड से सामने आ रही है और किस तरीके से इसके ऊपर रूस रिएक्ट करेगा। क्या रूस का रिस्पॉन्स न्यूक्लियर होगा, इसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। रजब तैयब अर्दवान तुर्की के सदर, उन्होंने जो डबल गेम की है, जो सौदेबाजी की है कॉफ़ी पीते हुए और वीटो उठाने का फैसला किया है, इससे मामलात कितने गंभीर हो जाएंगे। क्योंकि रूस का बाकायदा घेराव अब नेटो ममालिक कर रहे हैं और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है नेटो की मज़ीद रुकन ममालिक बनाने का जो फैसला है फिनलैंड और स्वीडन को, ये किस तरीके से इस सारी आलमी लड़ाई को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है। आपके इल्म में है कि इस वक्त जो दुनिया की बड़ी बड़ी अस्करी कुव्वतें हैं, अमेरिका के सबसे करीबी इत्तहादी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो सर जोड़कर बैठे हैं और तरकीबें लड़ाई जा रही हैं कि क्या ऐसा काम किया जाए कि यूक्रेन का मैदान जंग रूसी फ़ौज का कब्रिस्तान बन जाए। इस हवाले से 4 एशिया के ममालिक, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इनको भी शिरकत की दावत दी गई। और जाहिर है कि मैं आपको आगाज़ में बता चुका कि फिनलैंड और स्वीडन भी मौजूद हैं। मौजूदा लड़ाई का तो आप सबको पता है कि जो यूक्रेन का तनाज़ा है, जो यूक्रेन में फ़ौजें उतारी रूस ने, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि 2008 में कमिटमेंट दी थी नेटो ने कि वो मेंबरशिप देंगे यूक्रेन को। और रूस के लिए ये एक रेड लाइन है कि उसकी जो मगरबी सरहद है और यूरोप की ईस्टर्न यानी कि मशरकी सरहद है, जो ममालिक मिलते हैं, जिनकी सरहदें मिलती हैं रूस के साथ, उनको नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए। अब नेटो वो इत्तहाद, वो फ़ौजी इत्तहाद है जो कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बनाया गया था। रूस के मुताबिक 1991 में सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद, उसके टूटने के बाद कोई जवाज़ नहीं है कि ये फ़ौजी इत्तहाद कायम रहे और रूस के ख़िलाफ़ साजिशें करे, रूस की सरहद के करीब फ़ौजी अड्डे बनाए जाएं, वहाँ पर मिज़ाइलों की तनसीबात हों। ये सारा मामला है, ये लड़ाई है। अब इस हवाले से जब यूक्रेन का मामला छिड़ा, उसके फ़ौरन बाद जो है वो 2 मुल्क ऐसे हैं, एक स्वीडन और फिनलैंड। अब फिनलैंड की बराह रास्त सरहद लगभग 1340 किलोमीटर की ज़मीनी सरहद रूस के साथ मिलती है, एक तवील सरहद है। फिनलैंड और स्वीडन, ये 2 ममालिक हैं जिन्होंने मई के महीने में, ये पहले उससे पहले बयानात आए और उसके बाद इन्होंने बाकायदा अप्लाई कर दिया, एक दरख्वास्त दे दी कि हमें भी नेटो का रुकन बना लिया जाए। वैसे ये लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं लेकिन बाकायदा नेटो का हिस्सा नहीं है। इस हवाले से रूस ने बड़ा स्ट्रांगली उस वक्त भी रिएक्ट किया था। फैसला कोई नहीं हुआ था क्योंकि मेंबरशिप देने का फैसला नेटो के हवाले से, उसके चार्टर के मुतल्लिक मैं अक्सर बात करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। आर्टिकल 5 तो ये कहता है कि जो भी रुकन मुल्क है नेटो का, अगर किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो उसको तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और तमाम ममालिक मिलकर उस मुल्क का दिफा करेंगे। इसी तरीके से जो नेटो के कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हर रुकन मुल्क को वीटो का इख्तियार देते हैं कि कोई भी फैसला जो है वो कंसेंसस के बगैर, इत्तफाक राय के बगैर नहीं हो सकता। 29 ममालिक ने, जिस वक्त स्वीडन और फिनलैंड ने ये दरख्वास्त दी, ये जो है वो उन्होंने इंडिकेशंस फ्लोट की कि हम बाकायदा अब नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। उसके बाद 29 ममालिक ने इस बात के ऊपर एग्री कर लिया, इत्तफाक कर लिया कि हाँ, इन 2 ममालिक को मेंबरशिप दे दी जानी चाहिए। उसके बाद एंट्री हुई तैयब अर्दवान की। तुर्की ने यह कहा कि हम इस डिसीजन को वीटो कर रहे हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। उस वक्त शायद लगता था कि तुर्की जो है उसके जहन में ये है कि वाकई जो किसी की सिक्योरिटी है उसको अगर आप इस पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे, इतना कॉर्नर कर देंगे रूस को, तो रूस के पास हमला करने के अलावा और रिएक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। शायद ये सोच थी। लेकिन तैयब अर्दवान, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड एज अ जर्नलिस्ट, मैं दुनिया के बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी जो उनकी बायोग्राफी है वो भी पढ़ता हूँ, उनके हालात ज़िंदगी को भी पढ़ता हूँ, उनके जो डिसीजंस हैं उनको भी पढ़ता हूँ। अगर नहीं किसी शख्स की समझ आती तो वो तैयब अर्दवान है। तैयब अर्दवान जो है वो आपको
आपको मालूम है कि उनको बर्मा के मुसलमानों का गम भी सताता है और फिर वो नेटो ममालिक के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज भी भेजते हैं। तैयब अर्दवान जो है वो खाना काबा की चाबी भी हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों के लीडर भी बनना चाहते हैं, फ़लस्तीनियों की हिमायत भी करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो मुसलमानों का किबला अव्वल है वहाँ पर जो काबिज़ इसराइली हैं उनके मिनिस्टर्स को दावत भी देते हैं, उनके साथ तजारत भी करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी रखते हैं। वो जो है तैयब अर्दवान जो यूरोपियन यूनियन है उसकी मेंबरशिप भी चाहते हैं, फिर वो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर काटसा की सैंक्शंस भी अमेरिका ना लगाए, चीन के साथ भी वो ताल्लुक़ रखें, रूस से वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लें और अमेरिका से F-35 तैयारे भी लें। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का एक मिक्स है और दुनिया में कभी जो है वो इतना ज़्यादा मिक्स्ड जो है वो अप्रोच किसी लीडर की नज़र नहीं आती कि वो हर तरफ से फ़ायदा उठाना चाहता हो और फिर अपने कार्ड्स को इस तरीके से इस्तेमाल करे। अच्छा, तैयब अर्दवान ने ये किया कि उन्होंने और तुर्की ने वीटो कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे स्वीडन और फिनलैंड को मेंबरशिप देना। इसके हवाले से फिर नेगोशिएशन शुरू हो गई। अब जो सौदेबाजी किया, जो बारगेन किया है तैयब अर्दवान ने, उसके बाद ये मामला किस नहज पर जाएगा उसको ज़रा देख लेते हैं। तैयब अर्दवान जो है लगभग कोई 4 घंटे की मीटिंग हुई, जो लीडर्स हैं स्वीडन से, फिनलैंड से, तुर्की से ये मौजूद थे और फिर जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग वो वहाँ पर मौजूद थे। 4 घंटे की मुलाकात, पहले 2 घंटे लगा कि शायद कोई मामला तय नहीं होगा उनके दरमियान। तीनों साइड्स जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पर अड़ी हुई थी और उसके बाद कॉफ़ी ब्रेक हुई। कॉफ़ी ब्रेक में कोई जादू चला और उसके बाद मामलात सुलझते चले गए और 4 घंटे के बाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आकर ऐलान किया कि तुर्की ने अपना ऐतराज़ उठा लिया है, स्वीडन और फिनलैंड को जो है वो मेंबरशिप नेटो की देने का इन प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया गया है। अगरचे ये प्रोसेस जो है वो कभी कभी 1 साल और 1 साल से ज़्यादा ले लेता है, लेकिन फास्ट ट्रैक किया जाएगा इनकी एप्लीकेशंस को और स्वीडन और फिनलैंड को मेंबर बना लिया जाएगा। फिर बाद में तफसीलात सामने आती हैं कि तुर्की ने इसमें गेन क्या किया है। तुर्की के कुछ मुतालबात थे, आपको मालूम है कि वहाँ पर जो कुर्दिस्तान वर्कर्स मूवमेंट है, वर्कर्स पार्टी है जिसको PKK कहते हैं, उसके अलावा फतेहुल्लाह गुलन की तहरीक है जिनके हवाले से तैयब अर्दवान और तुर्की जो है वो ये कहता है कि जो 2016 में तैयब अर्दवान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए शब खून मारा गया था, जो एक बगावत हुई थी फौजी, उसके पीछे फतेहुल्लाह गुलन है। ये 2 ममालिक हैं जहाँ पर इनके लोग मौजूद थे, ऑपरेट करते थे। फतेहुल्लाह गुलन के हवाले से ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं और PKK के जो मेंबर्स हैं वो भी पनाह गुज़ीन हैं इस वक्त फिनलैंड और स्वीडन में। अब साथ ही जो फिनलैंड और स्वीडन हैं इनके कुछ एम्बार्गोज़ मौजूद थे कि असलहे की तुर्की को फ़रोख्त पर इनकी जानिब से पाबंदी थी। तुर्की ने अपने मुतालबात सामने रखे, 3 बड़े मुतालबात मनवाए। 33 दहशतगर्दों को एक्स्ट्राडाइट करने का मुतालबा किया, जो तुर्की कहता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये अगर आप हमें दे दें, जो इनका ताल्लुक़ PKK से है, कुर्दिस्तान मूवमेंट के साथ, जो वर्कर्स पार्टी है उसके साथ, और इसी तरीके से जो फतेहुल्लाह गुलन के हमायती लोग हैं उनको हवाले करने का मुतालबा किया, उनकी एक्टिविटी स्वीडन और फिनलैंड में उसको बंद करने का मुतालबा किया, अपने ऊपर जो असलहे की फ़रोख्त की पाबंदी थी इन 2 ममालिक की तरफ से उसको उठाने का मुतालबा किया। और फिर हैरान कुन तौर पर ये तुर्की के सदर जो हैं उनकी मुलाकात होती है अमरीकी हुकाम के साथ, अमरीकी सदर के साथ, और उसके बाद जो तफसीलात सामने आती हैं कि अमरीका ने इन प्रिंसिपल अब ये डिसाइड कर लिया कि जो तैयब अर्दवान का ये कहना था, तुर्की का ये मुतालबा था कि उनको F-16 तैयारे जिनकी फराहमी पहले रोक दी गई थी वो यकीनी बनाई जाए। 40 नए तैयारे और 80 मॉडर्नाइजेशन किट्स F-16 तैयारों की तुर्की चाहता है अपनी एयरफोर्स के लिए, वो देने का इन प्रिंसिपल फ़ैसला जो है वो अमेरिका की तरफ से कर लिया गया है। और साथ ही जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी दिया जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के ज़रिए के तहत पाबंदियां लगाई थी तुर्की पर, डोनाल्ड ट्रंप ने 27 दिसंबर 2020 को अपने कुर्सी इक़्तिदार से उतरने से तकरीबन 20-25 दिन पहले उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी, क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदा था। इसी की वजह से उनको F-35 तैयारों का जो प्रोग्राम है, जो लॉकहीड मार्टिन का एक बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त जदीद तरीन लड़ाका तैयारा है, उस प्रोग्राम से भी निकाल दिया था। हो सकता है तुर्की से ये पाबंदियां भी उठा ली जाएं, अगरचे F-35
तैयारों को देने का प्लान, आई डोंट थिंक कि उस प्लान में तुर्की को जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है जब तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो सेंसिटिव रडार्स हैं वो तुर्की में मौजूद हैं। अब इस हवाले से बहुत सारी चैम गोइयाँ हो रही हैं। दो पहलू हैं जिनके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि फिनलैंड और स्वीडन, इनके ऐड होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, जो फैसला अभी मज़ीद सामने आ रहे हैं कि जो नेटो है उसने इस इजलास में अब तक जो अपने ऊपर सबसे डायरेक्ट, सबसे बराह रास्त और सबसे संगीन ख़तरा करार दिया है वो दिया है रूस को, और उसके खिलाफ तमाम तर इकदाम करने का फ़ैसला किया है। साथ ही जो उनकी फ़ौज है, जो रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स है, उसकी तादाद 8 गुना बढ़ाने का फ़ैसला किया। लगभग 3 लाख तक जो है वो फ़ौज अब वो बना दी जाएगी, वो वहाँ पर मौजूद होगी रूसी सरहदों के करीब, और किसी भी वक्त पड़ने पर सूरत में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर रूस की जानिब से किसी भी नेटो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जंगी अमल जो है वो किया जाता है। अब जो स्वीडन और फिनलैंड हैं, इनकी अगर फ़ौजी ताकत की बात की जाए तो लगभग 33,000 इनकी फ़ौज की तादाद बनती है, और तकरीबन 2,48,000 रिज़र्व फ़ौजी हैं इनके। 843 के करीब टैंक हैं, 5 आबदोज़ें हैं। इसी तरीके से 170 इनके पास पेट्रोल वेसल्स हैं। जो सरहद मिलती है फिनलैंड की, वो मैं आपको बता चुका कि 1340 किलोमीटर की सरहद बनती है, और स्वीडन की कोई बराह रास्त सरहद नहीं लगती, लेकिन क्योंकि बाल्टिक सी में एक समंदर का जो है वो रास्ता है, फासला है, और स्वीडन दूसरी जानिब मौजूद है। बाल्टिक सी में नेवल प्रेजेंस मौजूद है, नेवल बेस मौजूद है रूस की। क्या रूस इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इस हवाले से मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने अपनी वीडियो में पहले तस्करा भी किया था। जिस वक्त इनिशियली जो है वो इन दोनों ममालिक ने, फिनलैंड और स्वीडन ने, ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो नेटो का रुकन बनना चाहते हैं, उस वक्त जो जवाब दिया गया था, रूस की तरफ से रिएक्ट किया गया था, उन्होंने न्यूक्लियर रिस्पांस की बात की थी, हर किस्मी रिस्पांस की बात की थी, एक बड़े सख्त रद्द अमल की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि फिर आप तैयारी रखें, रिटेलिएट करेंगे हम। उन्होंने रिएक्ट का नहीं कहा था, रिटेलिएट का कहा था। अब किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जो साबिक सदर हैं रूस के, अगरचे क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से अभी तक कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आई सदर पुतिन की जानिब से, या फिर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन जो साबिक सदर हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो अपनी फ़ौजों की तादाद वो बढ़ाएंगे अब फिनलैंड के और स्वीडन के करीब, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि अब ये रूस फैसला करेगा कि एटमी असलहे को जो है वो मूव किया जाए, एटमी मिज़ाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल मिज़ाइल हैं वो मूव करके फिनलैंड की सरहद पर लगा दिए जाएँ। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि रूस प्रॉपरली किस तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उनके लिए तो ये रेड लाइन है कि उनकी जो मगरबी सरहद है उसके करीब किसी भी मुल्क को जिसकी रूस के साथ सरहद मिलती है उसको नेटो की रुकनीत दी जाए। अलबत्ता जो इंटरनेशनली इस सारे मामले में चीज़ सामने आई है, आपको मालूम है जिस तरीके से तुर्की ने अपना एतराज़ पहले किया और फिर एतराज़ किसी और बात पर किया था, फिर उसको अपनी शराइत मनवाने के बाद उठा लिया। ये पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बहस करते हैं, पाकिस्तान भी कभी पाबंदियों की जद में होता है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क पाबंदियों की जद में होते हैं, और फिर बहुत सारे हमारे यहाँ पाकिस्तानी वो ये समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान जो है वो उसमें ये मसाइल मौजूद हैं, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, मजहबी हकूक़ नहीं हैं, और इसी वजह से पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि जो इंटरनेशनली अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप वर्ल्ड है, वो इस किस्म के हथकंडों को इस्तेमाल करती है। इनके जो कमीशंस बने हुए हैं, US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम हो गया, जो इनका काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा है, इसी तरीके से जो FATF है इवन, और GSP+ स्टेटस जो है वो देता है यूरोप, इसके लिए जो शराइत हैं वो मनवाई जाती हैं, और अगर आप इनके साथ हैं तो फिर आपके लिए तमाम आसाइशें और सहूलतें मौजूद हैं। आपको याद दिलाता हूँ मैं कि जिस वक्त सूडान जो है उसके ऊपर उसको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में डाला गया था कि ये टेररिज्म की हामी रियासत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सूडान ने पनाह दी थी उसामा बिन लादेन को, सूडान जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो ट्विन बॉम्बिंग हुई थी, 2 अमरीकी एम्बसीज़ को कीनिया और एक और मुल्क में जो है वो निशाना बनाया गया था, गालिबन तंजानिया, और वहाँ पर वो कहते हैं कि सूडान उसके पीछे था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में शामिल हैं। अब सूडान ने इसके हवाले से कोई इकदाम नहीं किया, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम करेंगे, तो उस दिन माइक पोम्पियो जो उस वक्त अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने जहाज़ के ऊपर बैठे लैंड किया, उन्होंने
खर्तूम में, और उन्होंने कहा कि जनाब आपसे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं है, आप ना तो वो रियासत है जो कि दहशत गर्दी की हिमायत करती है। तो ये इस तरीके से चलता है। और तैयब अर्दवान वो डबल गेम कर गए हैं, क्योंकि उन्होंने रूसी सदर से जिस किस्म के डिफेंस इक्विपमेंट लेने के लिए उन्होंने कामयाब मुज़ाकरात किए, और फिर उन्होंने S-400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम, जो रूस का सबसे सुप्रीम मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, अब खैर उसके जो अपग्रेडेड वर्जन है S-500, S-550, वो भी अब टेस्ट एंड ट्रायल के मरहले में है। अगरचे अभी किसी मुल्क को सप्लाई नहीं किया गया, रूस के अपनी फ़ौज जो है वो उसके पास मौजूद है, लेकिन रूस से वो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम भी ले लेते हैं, और फिर रूस के ख़िलाफ़ इन दो ममालिक की मेंबरशिप जो है उसके ऊपर भी एग्री कर लेते हैं। सच इज़ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेट्स सी कि आज किस किस्म का एलामिया सामने आता है, रूस उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।